26 फरवरी 2022 सीएनएन की एक टीम ने देखा कि रूस के कुछ ट्रक यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। ये ट्रक रॉकेट लॉन्चर से लैस थे। ऐसे रॉकेट लॉन्चर जिनकी मदद से थर्मोबैरिक बॉम्ब लॉन्च किए जाते हैं। थर्मोबैरिक बॉम्ब इन्हीं का दूसरा नाम है वैक्यूम बॉम्ब। 28 फरवरी 2022 को अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्कारोवा ने रिपोर्टर्स से बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन के ऊपर वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के कुछ शहरों में क्लस्टर बॉम्ब से हमला करने की भी खबरें आ रही हैं। ये वैक्यूम बॉम्ब और क्लस्टर बॉम्ब क्या होते हैं, ये नॉर्मल बॉम्ब से कैसे अलग हैं और इस युद्ध में इनका यूज प्रॉब्लमेटिक क्यों है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप साइंसकारी देख रहे हैं। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम कुछ बॉम्ब्स की बात करेंगे जो चर्चा में हैं और उनका यूज बहुत प्रॉब्लमेटिक बताया जा रहा है इस वॉर में। वैसे तो वॉर अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किससे आम लोगों की ज़्यादा मौत होगी, ज़्यादा पीड़ा होगी। तो वॉर के भी कुछ एथिक्स होते हैं। अजीब सी बात लग सकती है, लेकिन हाँ, ऐसा होता है। तो हम इस एपिसोड में जो दो बॉम्ब चर्चा में हैं, क्लस्टर बॉम्ब और ये वैक्यूम बॉम्ब, इनके बारे में बात करेंगे। वैक्यूम बॉम्ब से शुरुआत करते हैं। जिस दिन अब वैक्यूम बॉम्ब कहा जा रहा है उसके कई दूसरे नाम भी हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आप थर्मोबैरिक वेपन सुनते हैं या एरोसॉल बॉम्ब, फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव, ये सब उसी के नाम हैं। ये साधारण बॉम्ब से कैसे अलग है, ये समझने के लिए हमें इसके काम करने का तरीका समझना होगा। वैक्यूम बॉम्ब अलग अलग उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पैकेजिंग और अलग अलग साइज में आते हैं। इन्हें रॉकेट्स के जरिए लॉन्च किया जा सकता है या फिर इन्हें किसी एयरक्राफ्ट की मदद से किसी टारगेट पर गिराया जा सकता है। अब वैक्यूम बम मुख्यतः दो कंटेनर होते हैं इसमें, इसलिए ये बम दो स्टेज में फटता है। पहली स्टेज में एक छोटा सा धमाका होता है। इससे पहला कंटेनर खुल जाता है और इसके खुलने से इसके अंदर भरा एक्सप्लोजिव मटेरियल एक क्लाउड यानी बादल की शक्ल ले लेता है और आसपास फैल जाता है। क्लाउड के फैल जाने के बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है। दूसरी स्टेज में जो दूसरा कंटेनर होता है वो फट जाता है और इससे एक्सप्लोजन को ट्रिगर किया जाता है और चारों तरफ फैला हुआ जो एक्सप्लोजिव क्लाउड है वो धधक उठता है और एक बहुत बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इससे एक भयानक धमाका होता है और शॉक वेव्स निकलती हैं। अब धमाके के पीछे की थोड़ी सी साइंस समझ लीजिए। आग लगने को या धमाके को ना साइंस में कंबशन रिएक्शन कहा जाता है। कंबशन के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी होती है। अगर आप जलती हुई कोई मोमबत्ती लें, उसके ऊपर ग्लास रख दें तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगी क्योंकि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है। तो किसी आग या धमाके को जितनी ऑक्सीजन मिलेगी वो उतना भयंकर होगा। किसी साधारण बम में क्या होता है, उसकी सामग्री में मुख्यतः दो मटेरियल होते हैं। एक तो फ्यूल होता है और एक ऑक्सीडाइजर होता है। तो फ्यूल वो चीज़ होती है जो जलती है और ऑक्सीडाइजर वो मटेरियल होता है जो फ्यूल को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि अच्छे से जल सके वो। लेकिन वैक्यूम बम में पेवर एकदम प्योर फ्यूल भरा हुआ है, इसमें ऑक्सीडाइजर जैसी कोई चीज़ नहीं है। वैक्यूम बम इसी मायने में बहुत अलग है। ये वातावरण से खूब सारी ऑक्सीजन समेट लेता है। किसी साधारण बॉम्ब की तरह इसके अंदर का एक्सप्लोजिव मटेरियल एक छोटी सी जगह पर सीमित नहीं रहता है धमाके के दौरान। ये क्लाउड में कन्वर्ट होता है पहले और ये क्लाउड हर जगह जगह बनाते हुए ऐसे फैलता रहता है। छोटे छोटी दरारों में, कूचे कुलियों में सब जगह घुस जाता है तो पहुंच बना लेता है। उसके बाद मेन एक्सप्लोजन होता है ताकि ज़्यादा जगह नुकसान पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन खा सके। इसे वैक्यूम बम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके क्लाउड के धमाके के बाद जो इसके आसपास की सारी ऑक्सीजन होती है वो खत्म हो जाती है और अपने आसपास की वैक्यूम क्रिएट कर देता है। वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन, किसी चीज़ की गैर मौजूदगी। ये बम धमाके के बाद ऑक्सीजन का वैक्यूम बना देता है। ये हुआ इसके काम करने का तरीका। अब थोड़ा सा इस वैक्यूम बॉम्ब से होने वाले नुकसान को डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि पहले बताया, ये वैक्यूम बॉम्ब अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन खा जाता है, इसलिए इस धमाके के पास मौजूद लोग ऑक्सीजन की कमी से ही मर जाते हैं। इन लोगों के फेफड़े बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। वैक्यूम बॉम्ब के धमाके में बहुत भयंकर प्रेशर में निकलता है, जो शॉक वेव्स निकलती हैं। इस प्रेशर से लोग क्रश होकर मर जाते हैं, कुचल जाते हैं। ये प्रेशर इतना भयंकर होता है कि लोगों के अंदरूनी अंग भी चिमट जाते हैं। वैक्यूम बम का धमाका ज़्यादा देर के लिए टिकता है। इसमें तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि इससे ह्यूमन बॉडी वेपराइज हो सकती है, यानी कि पूरा शरीर भाप बन के उड़ सकता है। किसी दूसरे बम के मुकाबले वैक्यूम बम बहुत ही इंटेंस और डिस्ट्रक्टिव होता है। ये अपने आसपास की ज़मीन और इमारतें भी बर्बाद करके रख देता है। एक और बात यह है कि वैक्यूम बम के अंदर जो मटेरियल भरा होता है वो टॉक्सिक होता है और ख़तरनाक होता है, तो ये केमिकल बॉम्ब के स्पेक्ट्रम में भी कहीं आ जाता है। स्ट्रेटजिकली वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल बंद जगहों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि अगर टारगेट किसी गुफाओं में घुसे हैं या टनल जैसी जगहों पर छुपे हुए हैं वहाँ पे। यूएस ने अफगानिस्तान में इससे बहुत हमले किए थे। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के जो टेररिस्ट हैं वो गुफाओं में छुपे हुए थे तो उन्हें मारने के लिए वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल होता था।
वैक्यूम बॉम्ब की हिस्ट्री थोड़ी सी दशकों पुरानी है, इसे समझ लेते हैं। इसका शुरुआती इस्तेमाल हमें वर्ल्ड वॉर 2 में देखने को मिलता है। जर्मनी की सेना इन्हें यूज करती थी। इसके बाद इन्हें 60 के दशक में देखा गया। अमेरिका ने वियतनाम वॉर में वैक्यूम बॉम्ब इस्तेमाल किए थे तब, और फिर अफगानिस्तान में भी यूएस ने ये बॉम्ब चलाए ही थे। रूस भी पहले इन बॉम्ब का इस्तेमाल कर चुका है। 1999 में चेचनिया के खिलाफ जो रूस का युद्ध था, उसमें वैक्यूम बॉम्ब से हमले किए थे। 2003 में अमेरिका ने सबसे ताकतवर थर्मोबैरिक वेपन तैयार किया। इसे नाम दिया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। इसके जवाब में 2007 में रूस ने एक और थर्मोबैरिक वेपन टेस्ट किया। तो रूस का जो बॉम्ब था वो अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से 4 गुना ज्यादा पावरफुल था। रूस ने इसे नाम दे दिया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। ये थर्मोबैरिक बॉम्ब सबसे ज्यादा पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को अगर हटा दी जाए और बाकी वेपन्स में देखें तो इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स और उससे भी ज्यादा फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स ये है। वैक्यूम बॉम्ब को बैन करने के लिए फिलहाल कोई इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई भी नहीं है, लेकिन आम नागरिकों के ऊपर अगर इसे यूज किया जाएगा तो इसे वॉर क्राइम माना जाएगा 1899 और 1907 के हेग कन्वेंशंस के मुताबिक। इसके बाद इसके लिए रूस को इंटरनेशनल कोर्ट में कन्विक्ट भी किया जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में वैक्यूम बॉम्ब के अलावा एक दूसरा कंट्रोवर्शियल वेपन भी यूज होने की खबरें हैं। इसका नाम है क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है? देखिए, क्लस्टर का मतलब होता है समूह। तो क्लस्टर बॉम्ब यानी छोटे छोटे बॉम्ब्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा बॉम्ब बनाते हैं। तो क्लस्टर बॉम्ब के अंदर जो छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं उन्हें बॉम्बलेट्स कहते हैं। जब एक क्लस्टर बॉम्ब को फायर किया जाता है तो ये हवा में ही छितर जाता है, फैल जाता है। इसके अंदर के बॉम्बलेट्स चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और जमीन पर एक बड़े एरिया को कवर करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बड़े एरिया में फैलने से कई आम लोगों को या जो मिलिट्री टारगेट्स नहीं भी हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो क्लस्टर बॉम्ब के साथ एक और बड़ी दिक्कत यह है कि युद्ध के दौरान कई बॉम्बलेट्स तो फट जाते हैं, लेकिन कई बिना धमाके के जमीन में पड़े रहते हैं और ये बॉम्बलेट्स पड़े पड़े लैंड माइंस की तरह हो जाते हैं जो कभी भी बाद में फट सकते हैं। कई बार युद्ध खत्म होने के सालों बाद भी इनके ब्लास्ट से लोगों की मौत हो जाती है। सीरिया और यमन जैसे कई देशों में आज भी दशकों बाद युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन क्लस्टर बॉम्ब फटने से आज भी आम लोग मारे जाते हैं। एक कन्वेंशन है जिसमें 120 देशों ने क्लस्टर बॉम्ब यूज नहीं करने पर सहमति बनाई थी। इसका नाम है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों ही देश इसका हिस्सा नहीं है। अमेरिका और इंडिया भी इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। अमेरिका जैसे देश खुद क्लस्टर बॉम्ब्स और वैक्यूम वेपन्स तो यूज करते ही हैं, लेकिन अभी दूसरी तरफ हैं तो उसके ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। शास्त्रों में से हिपोक्रेसी कहा गया है। लेकिन फैक्ट यह है कि वैक्यूम बॉम्ब और क्लस्टर बॉम्ब से कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं और इनसे बहुत ही क्रूर और अमानवीय मौत होती है। आप कहेंगे कि युद्ध में तो बहुत से निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो युद्ध तो है ही, ये तो युद्ध का बाय प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे लॉजिक ये दिया जाता है कि ऐसे वेपन्स के इस्तेमाल से निर्दोष लोगों की मौत का प्रपोर्शन बढ़ जाता है, ज्यादा निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसलिए ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स लंबे अरसे से इन्हें बैन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके यूज पर कोई लगाम लगती दिख नहीं रही है। आपका इसके ऊपर क्या है, क्या ओपिनियन है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। युद्ध तो ऑलरेडी एक क्रूर चीज़ है ना, अब उसमें और क्रूरता को कैसे बढ़ाया जाए, कम किया जाए, नंबर्स में इसको देखना कितना सही है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय बताइए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।